10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में डाला गया, यह निश्चित रूप से खुला संरक्षण चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की पार्टी को दिया है। मेरा खुला आरोप आपके चैनल के माध्यम से है कि चुनाव आयोग ने खुला संरक्षण देकर के वोट की चोरी की है। तो चुनाव आयोग की जो भूमिका रही बिहार के चुनाव में और उससे पहले के भी चुनाव में बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। पक्षपात बहुत खुले तौर पे साफ तौर से दिख रहा है। वर्ग आधारित इश्यूज हैं, है ना, उनसे ध्यान हटाने के लिए लोगों का ये चीज़ें लाई जाती हैं। या विनाश किए हैं, विकास नहीं किए हैं। क्यों? इससे साफ साफ पता लगता है कि जब वहाँ वोट जाते हैं, उनके विधायक जाते हैं, पूर्ण विधायक जाते हैं, प्रत्याशी रूप में दोबारा वोट मांगने जाते हैं, तो जनता वहाँ की उनकी गोबर से और मिट्टी से, ईंट पत्थर से उनको जवाब देना शुरू करती है। उनको वापस आना पड़ता है। बिहार में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, एनडीए की जीत हो चुकी है, लेकिन अब उसके बाद कांग्रेस चुनाव आयोग पर हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि जब 6 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब उन्होंने कहा कि एसआईआर की फाइनल लिस्ट में 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं, लेकिन 11 नवंबर को जब लिस्ट आई तब वहां पर 7 करोड़ 45 लाख मतदाता दर्ज हुए। तो कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है कि आखिर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 3 लाख वोटर क्यों बढ़े। इस पर देश के लोग क्या सोचते हैं, कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रिज नारायण शर्मा जी। शर्मा जी, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है कि 6 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज्ञानेश कुमार ने 7 करोड़ 42 लाख वोटर की उन्होंने बात की, लेकिन जब 11 तारीख तक 3 लाख वोटर और बढ़ जाते हैं, तो उन 3 लाख वोटर का बढ़ना और कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों का लगाना कितना जायज़ है, कितना सही है? निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है 100% सही है। मैंने देखा है बिहार में चुनाव के दौरान, दरभंगा के मीटिंग में मैंने देखा, पटना के मीटिंग में मैंने देखा, वैशाली के मीटिंग में मैंने देखा, मिथिला के मीटिंग में मैंने देखा कि वहाँ चाहे नौजवान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे काम करने वाला मजदूर हो, पूरी अधिक से अधिक संख्या में आकर के इंडिया गठबंधन की मीटिंग को जीतने का पूरी तरह से आश्वासन दे रहा था। आपको बताऊं, यह जनादेश नहीं है, यह चुनाव नरेंद्र मोदी नहीं लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ी, सीधे सीधे हिंदुस्तान का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लड़े हैं। यह जनादेश नहीं, ये ज्ञानादेश है। एक ज्ञानेश कुमार का एक जीत है। इस जीत को मैं ज्ञानेश कुमार को बधाई देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और किसी अन्य दल को नहीं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने स्वयं लड़ करके भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत दिखाया है। आप बताइए कि कोई 101 सीट लड़ता है और 94 सीट जीत जाता हो, कोई 1 सीट लड़ता है 101 सीट और 84 सीट जीत जाता है। राजीव गांधी भी जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी, उस प्रचंड लहर में भी 90% वोट उनको नहीं मिला था। आज चारों तरफ बिहार में अफरा तफरी का माहौल है, नौजवान नाराज है, विद्यार्थी नाराज है, बेरोजगार नाराज है, किसान नाराज है, महिलाएं नाराज है, हर वर्ग असंतोष की ज्वाला में भभक रहा है। उसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना निश्चित रूप से चुनाव आयोग की देन है। और जो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि वोट चोरी का, निश्चित रूप से बिहार में वोट चोरी हुई है। एक जगह पर एक व्यक्ति एक जगह वोट देता है और दूसरे जगह करके दूसरा वोट देता है। इसका आपने वीडियो भी देखा होगा। एक व्यक्ति 2-2, 3-3 वोट अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये वोट चोरी नहीं तो और क्या है? आप बताइए कि जो चुनाव आयोग घोषणा करता है कि फला संख्या में वोटरों की है और चुनाव के बाद 4 लाख वोटर बढ़ जाते हैं, ये वोटर कहाँ से आए? इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? और चुनाव आयोग के अधिसूचना जारी होने के बाद
कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, किसी की भी जनता को लाभ का फायदा नहीं दे सकती है। लेकिन चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद भी, यहाँ तक कि चुनाव होने तक प्रति शुक्रवार को 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में डाला गया। यह निश्चित रूप से खुला संरक्षण चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की पार्टी को दिया है। मेरा खुला आरोप आपके चैनल के माध्यम से है कि चुनाव आयोग ने खुला संरक्षण दे करके वोट की चोरी की है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1.32% यानी लगभग 1 करोड़ 32 लाख जो वोटर हैं वो डुप्लीकेट हैं। लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग ने उन डुप्लीकेट वोटर को क्यों नहीं हटाया, क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से इनकी नीयत पहले से ही साफ नहीं रही है, इसलिए इन फर्जी वोटरों को हटाने का काम नहीं किया। जबकि इनके यहाँ एक सॉफ्टवेयर है जो फर्जी वोटरों को पहचान कर सकता है, लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद भी ज्ञानेश कुमार ने उस सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं किया और फर्जी वोटरों को नहीं हटाया। वही फर्जी वोटर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, हरियाणा से, पंजाब से, आपको बताऊं महाराष्ट्र से, गुजरात से स्पेशल ट्रेनों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने कोष से पैसा खर्च करके मजदूरों को वहाँ पहुँचाया है। जबकि चुनाव आयोग का ये निर्देश है कि वोट के समय कोई भी पार्टी किसी भी वोटर को बूथ तक नहीं ले जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग क्या कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी अपने कोष से रेल स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से वोटरों को बिहार तक पहुंचाया, बिहार के विभिन्न जिलों तक पहुंचाया। इसलिए निश्चित रूप से वोट चोरी की गई है। ज्ञानेश कुमार जानबूझकर के जो लोकतंत्र रूपी द्रौपदी है उसका बिहार में पूरी तरह से चीरहरण हुआ है और लोकतंत्र की हत्या की गई है। देखिए, मुझे लगता है चुनाव आयोग की जो भूमिका रही बिहार के चुनाव में और उससे पहले के भी चुनाव में बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। पक्षपात बहुत खुले तौर पे, साफ तौर से दिख रहा है। चुनाव आयोग से इतने गंभीर सवाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूछते हैं, अखिलेश यादव पूछते हैं, तेजस्वी यादव पूछते हैं, संजय सिंह पूछते हैं। ये विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टियां हैं। ये भले ही सत्ता में नहीं हो, लेकिन चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो लोग हैं ये प्रतिनिधि हैं देश के करोड़ों लोगों का। अगर ये सवाल पूछते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त की, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जवाब दिया जाए। आप क्यों नहीं बताते कि किस तरीके से 3 लाख वोटर एकदम से बढ़ गए? आपने क्यों भाजपा पे किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जब भाजपा के मुख्य सरकार ने, भाजपा और नीतीश जी की सरकार ने वहां पर चुनाव से 1 महीने पहले एक नई स्कीम लाके एकदम से एक बारी 10-10 हज़ार रुपये दे दिए? ये कोई लाडली बहना जैसी ऐसी स्कीम नहीं है कि आगे भी चलने वाली है। ये बस एक बारी 10 हज़ार रुपये डाला गया और ये बोला गया कि 2 लाख भी मिल सकते हैं बाद में, लेकिन ये कोई स्कीम नहीं है। ये तो साफ साफ वोटर को रिश्वत दी जा रही है और चुनाव आयोग सोता रहा। और कई लोगों को लगता होगा कि नहीं, चुनाव आयोग और पार्टियों को भी करने देता है। नहीं करने देता। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जब ऐसी ही स्कीम चलाने की कोशिश करी और उन्होंने तो कहा था कि मैं हर महीने दूंगा, तो एलजी फाइल पे बैठ गए और चुनाव आयोग ने कहा नहीं, ऐसी स्कीम नहीं चल सकती। हुआ क्या? अरविंद केजरीवाल की पार्टी हार गई चुनाव दिल्ली में। लेकिन जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार यही चीज़ करना चाहती है बिहार में, तो चुनाव आयोग एकदम गांधी जी के 3 बंदर बन के बैठ जाते हैं जितने भी चुनाव आयुक्त हैं हमारे। तो इस तरीके का पक्षपात हुआ गया। एक आप खगड़िया की सीट में, अगर आपके जो बिहार की दर्शक होंगे वो जानेंगे, खगड़िया की सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी लड़े चंदन यादव। उनको साइलेंस पीरियड से पहले चुनाव कैंपेन के दौरान कांग्रेस का झंडा कहीं पर लगाने के लिए 1.5 घंटे के लिए प्रशासन ने डिटेन कर लिया। अब आप ये बताइए कि अगर एक प्रत्याशी को अपनी पार्टी का झंडा लगाने के लिए डिटेन कर लिया जाएगा तो क्या ये चुनाव जो हुआ है वो निष्पक्ष रूप से हुआ है, लेवल प्लेइंग फील्ड पे हुआ है, या पूरी धांधलीबाजी के साथ हुआ है? इतने सवाल पूछे गए कि एक घर पे 150 लोग कैसे रजिस्टर्ड हैं, किसी की पिताजी का नाम ABCDEFGH कैसे है, हरियाणा में एक ही फोटो किसी महिला की थी, उस फोटो पे 200 वोटर कैसे रजिस्टर्ड है? चुनाव आयोग के और भाजपा के जवाब क्या होते हैं? अरे ये AI जनरेटेड है, ये ब्राज़ील की महिला है, ये भारत की महिला है। मैं कहता हूँ जहाँ की भी महिला हो, AI जनरेटेड हो या ना हो, एक फोटोग्राफ पे 200 वोटर कैसे हो सकते हैं? एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक ही क्षेत्र में, अलग अलग बूथों पे एक ही नाम के, एक ही नाम, एक ही पिताजी का नाम, एक ही उम्र के मल्टीपल वोटर ID कैसे हो सकते हैं?
इनफैक्ट अगर आपके कई दर्शकों ने देखा होगा, अशोक चौधरी जी की जो बेटी हैं शांभवी, जो लोजपा से सांसद भी हैं, वो तो कैमरे पे आके उन्होंने हाथ दिखा दिया, वोट कराया, फिर किसी ने बताया अरे नहीं ये वाली उंगली मत दिखाओ, दूसरी वाली दिखाओ, दोनों उंगलियों पे वो निशान है। अब इनके सांसद तक तो फर्जी वोटिंग कर रहे हैं। हम सब ने देखा कि किस तरीके से भाजपा के लोगों ने ट्रेनें चलवाई, भाजपा की सरकार ने पहले ट्रेनें चलवाई, भाजपा के लोगों ने कुछ मतदाताओं को ट्रेनों में बिठाया। मतदाता तो पता नहीं असली थे, फर्जी थे, क्या थे। कुछ लोग बैठे ट्रेनों में, भाजपा का गमछा पहना, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, जाके बिहार में वोट डाल दिए। कितने लोग तो ट्विटर पे ये भी पकड़े गए, फरवरी में वो दिल्ली में वोट डाल रहे थे, नवंबर में जाके वो बिहार में वोट डाल रहे थे। और भाजपा के पदाधिकारियों की बात कर रहा हूं मैं, तो कार्यकर्ताओं की तो बात कर भी नहीं रहा। इस तरीके से चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा क्या हो रहा है क्या? क्योंकि मिले हुए हैं, साफ दिखने लग गए अब तक कि मिले हुए हैं। तो देश की राजनीति अगर इस तरीके से चलती रही, इस तरीके से राजनीतिक दल चुनाव जीतते रहे साठगांठ के द्वारा, तो आने वाले भविष्य में आप क्या देखें कि डेमोक्रेसी की जो स्थिति है वो क्या होगी और देश में राजनीति किस दिशा में जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कह दूं कि राजनीतिक दल चुनाव आयोग से साठगांठ करके चुनाव नहीं जीत रहे। भाजपा और आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार, ये तीनों चारों की जो तिकड़ी चौकड़ी है, ये साठगांठ करके चुनाव जीत रहे हैं गलत तरीके से। और इसका मेरे हिसाब से लोकतंत्र पे बहुत ही गहरा और गलत प्रभाव पड़ता है। आप एक चीज़ बताइए कि बहुत लोगों को अपने नेताओं से एक ये कंप्लेन रहती है कि हमारे नेता 5 साल में एक बारी आते हैं, जब चुनाव होता है केवल तभी आते हैं, तभी तो हाथ जोड़ लेंगे, सड़क बनवा देंगे। 5 साल में एक बारी तो आ रहे हैं। आज की डेट में कहता हूँ किसी भी पार्टी को ऐसा नहीं है कि उन्हें 5 साल में एक ही बारी आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए। पर अब अगर आप धांधली से ही चुनाव जीतने हैं, वो 5 साल में एक बारी भी आना बंद कर देंगे। जो आपके घर के आगे का नाला ठीक होता है 2 साल में एक बारी, वो भी बंद हो जाएगा। जब पता है चोरी से ही चुनाव जीतना है, तो सारे चुनाव ऐसे ही जीते जाएंगे। कोई अकाउंटेबिलिटी ना प्रत्याशियों की, ना विधायकों की, ना सांसदों की, मंत्रियों की, सरकारों की, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी ही नहीं रहेगी। फिर जो करना है करेंगे, जो सड़क, जो एयरपोर्ट, जो सीपोर्ट मन आएगा अपने मित्रों को बेच देंगे, अपने मित्रों को दे देंगे। कौन सवाल पूछने वाला है? तो क्या देश में लोकतंत्र बचेगा? ये मेरा सवाल आपसे है, देश की जनता से है कि क्या ऐसे लोकतंत्र के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई करी थी? क्या इसलिए गांधी जी लाठी लेके पूरे देश में चले? क्या इसलिए नेहरू जी जेल गए? क्या इसलिए पटेल जी जेल गए? क्या इसलिए अंबेडकर जी ने संविधान दिया? क्या इसलिए भगत सिंह ने अपने आप को, चंद्रशेखर ने और इन लोगों ने क्या अपने आप को इसलिए फांसी पे चढ़ा दिया? क्या इस तरीके के लोकतंत्र के लिए? लेकिन भाजपा तो शहीदों के नाम पे खूब राजनीति करती है। दिक्कत यही है ना, शहीदों के नाम पे राजनीति तो बहुत करती है। इनसे एक बारी पूछेगा कि आज़ादी का आंदोलन 1857 में शुरू हुआ, 1947 तक चला, 90 साल तक लोग मुखर तौर पे अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। कोई किताब लिख के, कोई नारा लगा के, कोई अखबार में आर्टिकल लिख के, कोई बम फोड़ के, कोई अरेस्ट होके, कोई जेल जाके, अपने अपने तरीक़ों से सैकड़ों लाखों लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के थे बहुत सारे, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के थे, कुछ और पार्टियों के थे, लड़ते रहे अंग्रेज़ों से, और तब जाके देश की आज़ादी मिली। मेरा सवाल इतना है, आरएसएस के कितने लोग थे जो स्वतंत्रता के आंदोलन में शरीक थे? 1942 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो अपनी लंदन में तो ये रिपोर्ट भेजा करती थी, आरएसएस से हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आरएसएस तो बाय एंड लार्ज क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार कर रही है। जब पूरा देश गांधी जी के साथ खड़ा था और क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए कहा जा रहा था, आरएसएस ने क्या कहा? क्विट इंडिया मूवमेंट का बाइकआउट कर देते हैं। ये बाइकआउट का जो इनका प्रचलन है, लोगों को लगता है 2014 के बाद ही शुरू हुआ है। बाइकआउट तो 1942 से कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी के आंदोलन का कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की मुखबिरी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, और आज ये लोग सत्ता पे काबिज हैं। ये वापस वैसी ही सरकार चाहते हैं जहाँ पे कोई बाहरी लोग आएँ, सारे संसाधनों पे कब्जा करें, अपने मित्रों को अमीर बनाएं, अपने बड़े बड़े महल बनाएं, अपना प्राइवेट जेट लें, अपने हज़ारों करोड़ों के घरों में रहें, और देश की जनता, गरीब, देश का गुरबा, पिछड़ा, वंचित महिला एकदम पिछड़ा रह जाए। ये वो सरकार है और वो लोग हैं। एक तरफ से आप देख सकते हैं कि जो इलेक्टोरल उनका जो सक्सेस है, उसके पीछे कई कारण हैं, है ना। जो एक मतलब वायलेंस का बहुत बड़ा यूज़ करते हैं वो, ठीक है, पैसा काफ़ी ज़्यादा है उन पर जो वो खर्च करते हैं। और तीसरा जो हिंदुत्व है ना, जो उनका एक बहुत एक जिसे कहते हैं कि एक मास्टर एफर्ट है उनका, जो कि पूरा एक हिंदुत्व आइडेंटिटी के अराउंड सबको एसिमुलेट कर लेना, उसमें कि जितने भी हैं मुस्लिम क्रिश्चियन को हटा के जितने भी हैं सब हिंदू हैं, है ना। तो एक वो है। और वाई इज इट सो कि मतलब ये इसलिए होता है कि जो वर्ग आधारित इश्यूज़ हैं, है ना,
उनसे ध्यान हटाने के लिए लोगों का ये चीज़ें लाई जाती हैं। जो अभी मतलब कि जो सत्ता सरकार में है, उनका क्या कहते हैं कि सबसे पहले वो उनका एक समझना पड़ेगा, उनका जो पूरा आइडियोलॉजिकल जो वैचारिकी है वो बिल्कुल फांसीवादी है, ठीक है। और वो किसी भी तरह करके मतलब हमेशा सत्ता में रहना चाहते हैं और उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो वो हमेशा ये उनका ऐतिहासिक रूप से ही पूरी दुनिया में ऐसा है कि जहाँ पर अगर हिटलर की बात करेंगे, मुसोलिनी की बात करेंगे, हम चाहे जर्मनी की बात करेंगे, इटली की बात करेंगे, तो वहाँ के जो रूलिंग क्लास थी, वहाँ के जो सत्ता में जो वर्ग था, सत्ताधारी वर्ग था, वो हमेशा एक कोशिश करता है कि असल मुद्दों से हटाने के लिए लोगों को उन मुद्दों पर कुछ मुद्दे ऐसे लाए जाएँ जो कि आर्थिक नहीं हैं, ना वो सामाजिक है, वो क्या है, वो कल्चरल है, यानी कि सांस्कृतिक है, ठीक है। वो बात करेंगे कि एक प्राचीन भारत सोने की चिड़िया है, ये सब बात करेंगे, ठीक है, कि हम बहुत पहले अच्छे थे, अब नहीं ऐसे, ठीक है। सनातन दिस दैट, वो सनातन ये है वो है। और मुख्य कारण बस ये है कि जो आर्थिक समस्या क्रिएट की गई है सरकार द्वारा ही और पिछली सरकारों द्वारा भी, 1990 के बाद से हम देखेंगे जो नवउदारवादी जो सारी पॉलिसीज़ हैं, उसके द्वारा जो सारी इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट की गई है, और उसके उस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, वो सबसे बड़ा एक मुद्दा है जो 1990s के बाद हुआ है कि लोग कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये है अब। तो उससे बचने के लिए सत्ता और अभिजात वर्ग ये करता है कि वो हमेशा धर्म या ऐसी किसी आइडेंटिटी का, किसी पहचान का प्रयोग करता है। नौकरियां नहीं है वाकई में अब भी, है ना। मेरे खुद के परिवार में मेरा बड़ा भाई है, वो मतलब कि वो भी ग्रेजुएट है, लेकिन अभी तक कोई, वो नोएडा में 15,000 की नौकरी करता है, तो वो भी बहुत मुश्किल से मिली उसे, है ना। उसके अलावा एक और मेरे सबसे बड़े भाई हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं, वो भी नोएडा में कर रहे हैं, उनके भी मतलब बहुत कम पे मिलता है, उन्हें सैलरी मिलता है। तो हालत ये है, वो मास्टर्स करे हुए हैं, है ना। हमें भी, और हम मास्टर्स में, अगर हम भी मास्टर्स के बाद अगर कहीं इंटर्नशिप वगैरह कहीं जाएंगे, पहली बात तो इंटर्नशिप भी अब मतलब इंटर्नशिप भी अगर कनेक्शन है उसी के ज़रिए लग रही है, और मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जितना भी है, तो इंटर्नशिप अगर हम भी जॉब के लिए जाएंगे मास्टर्स के बाद भी, तो हमें भी मतलब कि 15-20 हज़ार बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो ये कंडीशंस है कि मतलब जिसे कहते हैं कि तुम मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तुम्हें थोड़ा बहुत 30-35 कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी मिल करके 20 सालों से बिहार के जो शहर हैं उसको नहर बनाने का काम किया है, विकास नहीं किया। विनाश किए हैं, विकास नहीं किए हैं। क्यों? इससे साफ साफ पता लगता है कि जब वहाँ वोट जाते हैं, उनके विधायक जाते हैं, पूर्ण विधायक जाते हैं, प्रत्याशी रूप में दोबारा वोट मांगने जाते हैं, तो जनता वहाँ की उनकी गोबर से और मिट्टी से, ईंट पत्थर से उनको जवाब देना शुरू करती है, उनको वापस आना पड़ता है। अब एनडीए जो है ना, ये बिल्कुल थक चुकी थी, ये समझ गई कि मैं हार गया हूँ, मुझे वहाँ घुसने नहीं देंगे। डर के मारे 10-10 हज़ार रुपये लोगों को खाते में भेजना शुरू किया, 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में भेजा। आपने अभी वोट खरीद की बात की, महिलाओं के खाते में जो आपने बताया कि 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजा गया जी। जब लोकतंत्र में पैसे की इतनी महत्ता हो जाए और जब लोकतंत्र खरीद तंत्र में बदलता हुआ नजर आए, तो एक देशवासी होने के नाते आपकी क्या चिंता है कि आने वाले मेरी ये चिंता है कि ऐसे लोग रहेंगे तो जैसे हमारे 14 साल में कर्ज डबल कर दिया है, कोई कार्य नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये सारा पैसा वोट खरीदने में लगा रहे हैं, जो कर्ज ले करके विदेशी कर्ज जो बढ़ा रहे हैं, ये कर्ज दे रहे हैं, कर्जा ले लेके लोगों को वोट खरीदने का कार्य कर रही है। बताइए 2000, आप नेट पर डालिए, गूगल पर डालिए, सर्च करिए, अगर कर्जा हमारे देश में बढ़ना गया हो तब बताना। मोदी जी क्या किए भाई? नौकरियां प्राइवेट कर दिए, उनको तनख्वाह उतना देना नहीं पड़ता। और हमारा देश आज़ाद होना चाहिए, कम होना चाहिए भाई? हमारा देश कर्जा मुक्त होना चाहिए ना, हमारा देश कर्ज मुक्त होना चाहिए। तुम नौकरियां ख़त्म कर रहे हो, इससे विकास होगा, लेकिन तुम विनाश क्यों कर रहे हो? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी आप इस देश को इतना कर्ज लेके कहाँ लगाए हो? वोट खरीदने में लगा रहे हो क्या? बिहार के वोट खरीद रहे हो, 10-10 हज़ार भेज दिए। तुम वैसे कहते हो पैसे नहीं है। लोग यहाँ नौकरी करते हैं ठेकेदारी में, 20 हज़ार उनको मिलती है सरकार के यहाँ से, उनको हर बंदे को। दिल्ली की बात बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में जो नौकरी करते हैं बेचारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, स्टाफ, उनको 20 हज़ार दिया जाता है, लेकिन वहाँ के जो ठेकेदार होते हैं उनको 13 हज़ार रुपये देते हैं। कहते 7 हज़ार अपने खाते निकाल दे दो, नहीं तुम्हें निकाल दूंगा। ये काम कौन करवा रहा है? मोदी जी। क्यों कच्ची नौकरी दे रहे भाई? हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जैसे घोड़े की लगाम होता है, घोड़े की लगाम किसी हाथ में, जो ऊपर सवार होता है उसके हाथ में होता है। तो इस समय हमारे पूरे प्रधानमंत्री सवार हैं, समझ लो, सब पे सवार हैं।
सबकी लगाम उनके पास है। अगर वो किसी की कोई उनकी बातें नहीं मानता तो उस पर ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, जांच बिठा देंगे, तमाम सारी जांच एजेंसियां तमाम मुकदमे लगा देंगे, 10-20 मुकदमे ना हो तब भी लगा देंगे। ये काम करते हैं, ये काम करवा करके उनको मजबूर करते हैं और कोई उनसे अधिकारी भी संतुष्ट नहीं है। ये भी मैं बताता हूँ, कोई भी अधिकारी उनसे संतुष्ट नहीं है। मैं अधिकारी की गलती नहीं दूंगा, लेकिन उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है। ये काम इनका है, तानाशाही की सरकार है, ये हिटलर वाली सरकार है। दूसरे हमारे देश में नया हिटलर है।